आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो होता है सो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जीवित रहता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। बर्थ से लेकर नेचुरल जो डेथ होता है उसे ही लाइफ स्पैन कहा जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है नीचे में, तो उसी में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उसका लाइफ स्पैन दिया हुआ है। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन्स एंड राइट इट इन स्पेस प्रोवाइडेड। और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कि लाइफ स्पैन लिखा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ उसमें उसका लाइफ स्पैन लिखना है। एग्जामिन द लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ का जो जीवन काल होता है वो कुछ दिन का ही होता है और कुछ का हजारों साल का होता है। बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेंस ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यही तो एक्सट्रीम्स जो होते हैं सो इसी के बीच में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका लाइफ स्पेंस होता है। यू मे नोट दैट लाइफ स्पेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। और यहाँ पर ये नोट करना आवश्यक है कि जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का वो उसके साइज से रिलेटेड नहीं होता। द साइज ऑफ क्रोच एंड पैरोट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पैन शो ए वाइड डिफरेंस। जैसे क्रो हुआ और पैरोट्स हुआ तो उसका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। जैसे कि मैंगो ट्री हो गया और पीपल ट्री हो गया तो दोनों के साइज में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, लेकिन उनका लाइफ स्पैन में वेरिएशन होता है। वाट एवर विद लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का डेथ जो होता है वो फाइनलाइज्ड होता है, डेथ होता है वो निश्चित है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। वाई डू से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें नेचुरल डेथ नहीं होता। गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लिविंग स्पीसीज है, प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज है जो कि हज़ारों साल से अभी तक धरती पे एग्जिस्टेंस उनका बना हुआ है। There must be some process in living organism that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस जरूर होता होगा जिसके कारण ये कंटिन्यूटी बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। वो एलिफेंट, रॉज, डॉग, बटरफ्लाई का 1-2 वीक्स का होता है। तो ये लाइफ स्पैन दिया हुआ है कुछ का। Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones, offspring similar to itself. रिप्रोडक्शन जो होता है सो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है सो अपने यंग वंस को ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो वो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो ग्रो होते हैं, उसके बाद मैच्योर होते हैं, उसके बाद खुद से ही नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो इसी टाइप से साइकिल चलता रहता है बर्थ का, ग्रोथ का और डेथ का। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और रिप्रोडक्शन ही है जिसके कारण स्पेसीज का कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बना हुआ है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो उसके बाद चैप्टर 5 जो होगा जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है उसमें पता चलेगा कि आखिर ये जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो कैसे आता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। There is a large diversity in the biological world and each organism have evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. तो ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है और हर ऑर्गेनिज्म जो है उसने खुद का मैकेनिज्म इवॉल्व किया है जिससे कि मल्टीप्लाई करता है और प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। और इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इंटरनल फिजियोलॉजी होता है और उसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. मतलब इसमें देखना है कि आखिर जो ऑर्गेनिज्म है प्रोडक्शन करने में एक का पार्टिसिपेशन है या फिर दो ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है। तो इस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है जो होता है वो दो टाइप्स का होता है।
When organism produce by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. अगर मान लो कि ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा और उसमें गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो वो जो रिप्रोडक्शन होगा उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. When two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. और जब दो पेरेंट्स मिलेंगे जो कि अपोजिट सेक्स के होंगे और उनका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस मैथड ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पेरेंट्स होता है वो खुद से प्रोड्यूस कर सकता है ऑफस्प्रिंग को. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. तो जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल ही नहीं होते बल्कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं देयर पेरेंट्स के. आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट. तो ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पूरी तरह जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं. द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. तो जो जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं उसी के लिए टर्म क्लोन का यूज किया जाता है. यहाँ पे देख सकते हैं बर्ड निकला हुआ है, पेरेंटल सेल है, सेल डिवीजन दिखाया हुआ है और इधर जो है सो बाइनरी फ्यूजन अमीबा पे शो किया हुआ है. लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब हम लोग देखते हैं कि आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सो कितना वाइड स्प्रेड है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में काफ़ी कॉमन है. एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. और उसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. इन प्रोटिस्ट एंड मोनियस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. उसके अलावा प्रोटिस्ट और मोनरस में भी जो होता है सो पेरेंट्स जो सेल जो होता है वो डिवाइड करता है, उसके बाद अलग अलग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं. द दिज ऑर्गेनिज सेल डिवीजन इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ऐसे जो ऑर्गेनिज होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो खुद ही अपने आप में एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन. बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज होते हैं जो कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं. वेर ए सेल डिवाइड्स इंटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट. जहाँ पे सेल जो होता है सो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट जो होता है सो एडल्ट के रूप में ग्रो करता है. जैसे एग्जाम्पल में हो गया अमीबा और पारामीशियम. इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर produced that remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into new organised cells. तो जैसे यीस्ट हो गया तो उसमें क्या होता है कि उसका जो डिवीजन होता है अनइक्वल होता है. उसमें स्मॉल बर्ड्स होते हैं वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद जब ग्रोथ करता है तो उसके बाद वो डिटैच हो जाता है और एक नया यीस्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है. Members of the organism, fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure. जैसे कि किंगडम फंजाई हो गया, सिंपल प्लांट्स हो गए जैसे एल्गी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेशल होता है. द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर्स. और उसमें सबसे जो कॉमन होता है वो जूस्पोर्स होता है. दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर. और वो जो होता है सो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है. माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ज़्यादा छोटा और मोटाइल यानी कि चलने वाला. अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉनिडिया जो कि पेनिसिलियम में होता है, बर्ड्स, हाइड्रा एंड जेम्यूस जो कि स्पंग में होता है. यहाँ पे एक पोटैटो है जिसमें कि आई शो किया हुआ है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है और ये अदरक है और ये जो है एडवेंटिशियस रूट्स है इसके. यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 6. What do you think is vegetative reproduction also a type of sexual reproduction? आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा. तो आखिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है सो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप्स है. Why do you say so? Is the term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? और क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए क्लोन टर्म का यूज किया जा सकता है. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. ऐसे एनिमल्स है तो उसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है. लेकिन प्लांट्स जो होते हैं तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है. इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सच एज रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर ऑफ सीड, बल्ब आर ऑल कैपेबल गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग. अब जैसे कि
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, तो उसमें जो रनर होता है, राइजोम होता है, शक्कर होता है, ट्यूबर होता है, ऑफसेट बल्ब होता है, तो सभी जो होते हैं सो कैपेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोफिग्यूल्स, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे वेजिटेटिव प्रोफिग्यूल्स बोलते हैं। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पैरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। तब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, और इस कारण से इसे एसेक्सुअल भी कहा जा सकता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कॉरेज ऑफ वाटर बॉडी और अबाउट द टेरा ऑफ बंगाल। तो आपने सुना होगा जो स्कॉरेज ऑफ वाटर बॉडी होता है या फिर टेरा ऑफ बंगाल के बारे में। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हायसिंथ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयरएवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। तो ये क्या होता है कि एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि वाटर हायसिंथ होता है, और जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर होता है वहाँ पे ये ग्रो कर जाता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। इसमें क्या होता है कि वाटर में जो भी ऑक्सीजन होता है उसे फिनिश करता है, इस कारण से फिशेस जो होते हैं उसको मर जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 13 और 14 में मिलेगा। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ फ्लावर लीव्स। तो ये जो प्लांट था वो इंडिया में आया था बिकॉज इसका जो फ्लावर होता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, और इसका जो लीव्स होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट ए phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them। और ये जो होता है सो आसानी से प्रोपेगेट कर जाता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरे ऑल ओवर द वाटर बॉडी स्प्रेड कर जाता है, इस कारण से इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये अगर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, जिंजर, डैलिया आर कल्टिवेटेड। क्या आपको पता है कि आखिर पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, जिंजर और डैलिया प्लांट जो होते हैं सो कैसे कल्टिवेट होते हैं? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स emerging from the buds called as the potato tube from the rhizomes of banana and ginger। ऐसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो जैसे जो बर्ड्स होता है जिसे आइज बोला जाता है पोटैटो ट्यूबर का, उससे ग्रो करते हैं, और उसके अलावा बनाना का जो राइजोम्स होता है उससे भी ग्रो करते हैं। व्हेन यू carefully try to determine the site of origin of the new plantlets of the plants listed above, you'll notice that they invariably arise from the nodes present the modified stem of these plants। तो जब हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ पे जो नोड्स होते हैं वो जो कि मॉडिफाइड स्टेम्स होता है तो उसी में से वो ग्रो करता है। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants। और जैसे ही वो जो नोड्स होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं डैम्प सॉइल और वाटर के, तो उसके बाद वो नया रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और नया प्लांट्स उगते हैं। सिमिलरली एडवेंटिशियस वर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट इन मार्जिन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ऐसे ही ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होता है उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं सो अराइज होते हैं। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स। और ये जो एबिलिटी होता है तो वो फार्मर्स और गार्डनर जो होते हैं इसका कमर्शियल प्रोपगेशन करते हैं। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization। जो भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिन भी ऑर्गेनिज्म में उसमें क्या होता है कि बहुत ही कॉमन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक एल्गी एंड फंजाई एंड दे शिफ्ट टू ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। जैसे ही एडवर्स कंडीशन आता है तो वो क्या करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसमें देखना है कि आखिर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करता है। Why is sexual reproduction favored under such condition? Asexual vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants। अब जैसे सेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, उसके अलावा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हायर प्लांट्स के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड वॉल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उसमें केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, चाहे वो सेम इंडिविजुअल के द्वारा हो या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल जो कि अपोजिट सेक्स के हैं उनके द्वारा हो। दिस गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जायगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये जो गैमेट्स होते हैं मिक्स होते हैं उसके बाद जायगोट प्रोड्यूस करते हैं, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इट इज़ एन इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो होता है सो इलाबोरेट और कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस है किसकी तुलना में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। बिकॉज द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स। और चूंकि इसमें जो होता है सो दोनों का मिक्स होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो इसलिए इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म plants, animals of fungi so that how
they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they say similar pattern. अब देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, उसमें जो होता है सो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी भी। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। देखते हैं, लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन इन दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी में इंटर करना होता है, बिकॉज दे कैन बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, और वही जो ग्रोथ का पीरियड होता है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, और प्लांट्स में वही जो जुवेनाइल फेज होता है उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये जो फेज होता है सो अलग अलग ड्यूरेशन का होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। The end of juvenile vegetative phase, which mark the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. और ये जो एंड होता है जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज का, वो आसानी से देखा जा सकता है हायर प्लांट्स में जबकि उसमें फ्लावर आता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, स्वीट कोकोनट, मैंगो फ्लावर टू कम टू फ्लावर? तो आखिर कितना लंबा समय लेता है मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगोज फ्लावर प्लांट जिसमें फ्लावर आने में? इन सम प्लांट्स पर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग एक बार से ज़्यादा बार होता है। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? तो उसमें जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है उसे क्या कहा जाएगा, जुवेनाइल या फिर मैच्योर? तो ऑब्जर्व फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, अपने एरिया में कुछ ट्रीज को ऑब्जर्व करना है। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ्स ईयर आफ्टर ईयर? तो उसमें देखना है कि क्या वो हर साल जो है तो सेम मंथ में फ्लावर ग्रो करते हैं। वाई डू यू थिंक द एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इट इज सीजनल? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, तो ये जो होते हैं सीजनली ग्रो क्यों करते हैं? आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? क्या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि साल भर बढ़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि सीजनल फ्लावरिंग दिखाते हैं? प्लांट द एनुअल एंड द बाइनल टाइप सो क्लियर कट वेजिटेटिव, reproductive and sensual phase, but in the parallel species very difficult to clearly define these phases। तो वो जो प्लांट्स होते हैं जो कि एनुअल और बाइनल टाइप्स होते हैं उसमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज शो होता है, लेकिन जो पेरेनियल स्पीसीज होते हैं उसमें बहुत ही डिफिकल्ट होता है फेज शो होना। A few plants exhibit unusual flowering phenomena, some things such as bamboo species flower only once in their lifetime। सब बम्बू हो गया तो उसमें क्या होता है कि पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ग्रो करता है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर फ्रूट्स एंड डाई। जैसे कि इस 50 या 100 साल में होता है और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं ना। द प्लांट एस्ट्रोविलान्थस क्योंथियाना नीलक्रांची फ्लावर्स 1 से 2 ईयर्स। तो ये जो प्लांट्स होता है इसमें 12 साल में एक बार होता है। एज मैनी ऑफ यू डू बी नोइंग दैट दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। और बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि ये जो प्लांट है सितंबर अक्टूबर 2006 में ग्रोथ हुआ था। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफर लार्ज ट्रैक्स विली रेंज इन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, द ब्लू स्टेशन अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो ये जो होता है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में ग्रो करता है और उसका जो ब्लू स्टेज होता है जिसके कारण बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। इन एनिमल द जुवेनाइल फेज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो जुवेनाइल फेज होता है उसमें मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज होता है और उसका जो एक्टिव बिहेवियर होता है वो प्रेजेंट करता है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। कैन यू लिस्ट द चेंज इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? क्या कुछ ऐसे पहचान बता सकते हैं ह्यूमन बींग्स में जो कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को शो करता है? एमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर? अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो क्या साल भर अंडे देते हैं और इट इज ए सीजनल फेनोमेनन या फिर किसी खास महीने में ही? व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स? और अगर दूसरे एनिमल्स की बात करें जैसे फ्रॉग और लिजर्ड्स तो उनका क्या स्थिति है? विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। हम लोग नोटिस करते हैं कि जो नेचर में जो बर्ड्स रहते हैं वो सीजनली ही अंडे देते हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जो कैप्टिविटी में जो बर्ड्स होते हैं वो साल भर अंडे दे सकते हैं। इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तो जो अंडा देना होता है रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं होता है बल्कि इसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जा सकता है। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मेमल्स exhibit cyclic change in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। अभी जो फीमेल्स होते हैं जो प्लेसेंटल मैमल्स के वो जो होते हैं साइक्लिक चेंज दिखाती हैं और वो जो होता है सो
ओवरी और एक्सेसिव गट्स में हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव फेज को शो करता है। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, sheep, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर, इट इज सच साइकिलेशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्टेज साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं जैसे कि काउज, sheep, रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर, तो इसमें क्या होता है कि ये जो साइक्लिक चेंज होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, इसे ऑस्टर साइकिल बोलते हैं। वेयर एज इन प्राइमेट्स, जैसे प्राइमेट्स की बात करें तो मंकी, जेब्स एंड ह्यूमन्स, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। मैनी मैमल्स स्पेशली दो लिविंग नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो बहुत सारे मैमल्स जो होते हैं सो ये जो नेचुरल और वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं तो इस टाइप के साइकिल केवल फेवरेबल कंडीशन में शो करते हैं, तो इस कारण से इन्हें सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहते हैं पूरे अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, तो इस कारण से उन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ यू लिव एन लॉन्ग इनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? द ओल्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेस और ओल्ड एज। तो यहाँ पे माना जा सकता है जो ओल्ड एज होता है उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो होता है वो फिनिश होने लगता है। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंज इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म etc। उसमें कुछ ऐसे पहचान हो सकते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होगा वो स्लो हो जाएगा ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। और अंत में क्या होता है कि जो बुढ़ा व्यक्ति होता है जो ओल्ड एज होता है वो अंत में डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेज। प्लांट्स और एनिमल्स में जो ट्रांजिशन फेज होता है उसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो इंट्रैक्शंस होते हैं हार्मोन्स और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वही रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन जो होते हैं उसे रेगुलेट करते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग organisms exhibit events and process that have remarkable fundamental similarity, even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different। तो ये जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जो अटेनमेंट होता है मैच्योरिटी का, तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इवेंट्स और प्रोसेस शो करते हैं जो कि एक फंडामेंटल सिमिलरिटी होता है, हालांकि उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दो एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, तो ये जो इवेंट होता है वो एलाबोरेट भी होता है कॉम्प्लेक्स भी होता है। फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो एक रेगुलर सीक्वेंस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस, और उसके बाद जाइगोट और एम्ब्रायोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। फॉर कन्वीनियंस दिस sequential events may be grouped into three distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization और post-fertilization। ऐसे तीन पार्ट में बांटा गया है, pre-fertilization, fertilization और post-fertilization events। pre-fertilization events की बात करते तो these includes all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी फ्यूजन होता है गैमेट्स का उससे पहले कि जितना भी इवेंट्स होता है वो प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है। द टू मेन प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। और दो जो मेन होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। देखते हैं गैमेटोजेनेसिस, एज यू ऑलरेडी एवर गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है उसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है टू टाइप्स के गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, गैमेट्स जो होते हैं हैप्लॉइड सेल्स होते हैं यानी कि n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इसमें। इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर अपीयरेंस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब जैसे कि एल्गी की बात करें तो इसमें जो दो गैमेट्स होते हैं इतना ज़्यादा सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स को अलग अलग कैटेगराइज किया जा सके। टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ दिया हुआ है एस्ट्रोगेमस ऑफ क्लैडोफोरा एनालगा, हेट्रोगैमेट्स, फ्यूकस एनालगा और ह्यूमन बींग्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे गैमेट्स हैं और उसमें कौन सा होमोगैमेट्स है और उसके अलावा कौन हेट्रोगैमेट्स है वो यहाँ पे शो किया हुआ है।